Hello everyone, welcome back to my UGC Net lecture series. I'm Dr. Ramin Bhardwaj. So आज है हमारा लास्ट यूनिट पेपर 2 का, दैट इज़ द कम्युनिकेशन रिसर्च. हम इसमें रिसर्च के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च, ये सब पढ़ेंगे. अब इस यूनिट में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. इसमें हम कवर करेंगे फाउंडेशंस ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च, रिसर्च डिज़ाइंस के बारे में पढ़ेंगे, रिसर्च अक्रॉस मीडिया के बारे में पढ़ेंगे, मेजरमेंट एंड डाटा कलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डाटा एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और एथिक्स एंड रिपोर्ट राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फाउंडेशंस ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च. ओके, सो स्टूडेंट्स, जब भी हम रिसर्च शब्द सुनते हैं तो अक्सर लगता है कि रिसर्च सिर्फ साइंस या लेबॉर्ट्रीज में होती है, लेकिन मीडिया और कम्युनिकेशन में भी रिसर्च उतनी ही इम्पॉर्टेंट है. सोचो, लेट्स सपोज अगर एक न्यूज़ चैनल ये जानना चाहे कि उसका प्राइम टाइम डिबेट लोगों की पॉलिटिकल ओपिनियन को अफेक्ट भी कर रहा है या नहीं, तो वो कम्युनिकेशन रिसर्च करेगा. लेट्स सपोज अगर इंस्टाग्राम ये देखना चाहे कि रील्स किस एज ग्रुप को सबसे ज़्यादा पसंद आ रही हैं, तो अभी कम्युनिकेशन रिसर्च यूज़ होगी. कम्युनिकेशन रिसर्च बेसिकली मीडिया मैसेजेस और ऑडियंसेस के बीच रिलेशनशिप को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करती है. ओके, लास्टवेल ने एक फॉर्मूला दिया था. हेरोल्ड लास्टवेल ने कम्युनिकेशन को समझने के लिए एक फेमस फॉर्मूला दिया था. हु सेज व्हाट इन विच का चैनल टू हुम एंड विद व्हाट अफेक्ट. ओके, सो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. ओके, अब जैसे कि लेट्स सपोज आज तक, हु इज़ द आज तक सेज व्हाट अबाउट द इलेक्शन न्यूज़. ओके, नाउ चैनल इज़ द टेलीविजन टू हुम द ऑडियंस एंड इफेक्टिव इज टू गेट द वोटिंग. ओके, एंड इफेक्ट इज द वोटिंग बिहेवियर. ये कम्युनिकेशन रिसर्च का एक फाउंडेशन है. बेसिकली रिसर्च क्या होता है? रिसर्च, कम्युनिकेशन रिसर्च इज द सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड एम्पेरिकल study of communication phenomena, how messages are produced, transmitted, received and interpreted, and what effect they have on individuals and society, जो मैंने आपको लास्टवेल का फॉर्मूला देके समझाया. Now what are the 4 objectives of research? First one is the description, to describe. Okay, सिर्फ बताना कि क्या हो रहा है. ओके, अब जैसे इंडिया में कितने लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं, ये बताना, मतलब डिस्क्राइब करना चीज़ों को. नाउ सेकेंड इज द एक्सप्लेनेशन, ये क्यों हो रहा है. ठीक है, लाइक स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम या एजुकेशनल कंटेंट्स देख रहे हैं, वो कुछ और AI के वीडियो सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं. ठीक है, क्यों हो रहा है. देन थर्ड इज़ द प्रेडिक्शन. ओके, फ्यूचर में क्या होगा. ठीक है, लाइक AI जर्नलिज्म को कितना इफेक्ट करेगा. नाउ देन फोर्थ इज़ द कंट्रोल और एप्लीकेशन. ओके, रिसर्च के रिजल्ट्स को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे यूज़ किया जाएगा. ओके, लाइक लेट्स सपोज अगर कोई गवर्नमेंट है, वो हेल्थ कैंपेन को किस तरह से इम्प्रूव करेगी, किस तरह से उस पर काम करेगी. ओके, सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे हम पढ़ेंगे इस स्लाइड में कॉन्सेप्ट के बारे में, कंस्ट्रक्ट के बारे में और वेरिएबल के बारे में. नाउ व्हाट इज कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट बेसिकली एक आइडिया है. ठीक है, जैसे कॉन्सेप्ट की बात करें, इट कैन बी योर ट्रस्ट. ठीक है, क्रेडिबिलिटी, मीडिया एक्सपोजर. ओके, अभी ये मेजरेबल नहीं है. देन यू हैव द कंस्ट्रक्ट. जब हम कंसेप्ट को साइंटिफिक डेफिनेशन देते हैं, ठीक है, जैसे सोर्स क्रेडिबिलिटी हो गया, रिसर्चर कहता है कि सोर्स क्रेडिबिलिटी है, एक्सपर्टाइज भी है इसमें, ट्रस्टवर्दीनेस भी है, अब ये रिसर्च के लायक बन चुका है. देन यू हैव द वेरिएबल. वेरिएबल क्या होता है? अब कंस्ट्रक्ट को नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दूँ मैं अगर आपको 1 से 10 तक क्रेडिबिलिटी स्कोर. ओके, अब हम कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, कंसेप्ट क्या है? एक आइडिया है. एंड कंस्ट्रक्ट क्या है? एक डिफाइंड आइडिया है. एंड वेरिएबल क्या है? एक मेजर्ड आइडिया है. एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है व्हाट इज वेरिएबल. इट इज बेसिकली अ मेजर्ड आइडिया. ओके, वेरिएबल्स की अभी टाइप्स भी होती है, बट हम अभी वेरिएबल पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या होता है. Now we have the 2 broad approaches of research, that is the quantitative and qualitative research. अब quantitative approach कौन सी होगी ये? क्वान्टिटेटिव होगी, ये नंबर्स के साथ डील करती है. इसमें जैसे क्वेश्चन होते हैं 1000 में से कितने स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं. यहाँ नंबर्स की बात होती है, स्टैटिस्टिक्स की बात होती है, ग्राफ्स की बात होती है, SPSS सॉफ्टवेयर यूज़ होता है यहाँ पे. इसलिए क्वान्टिटेटिव है. यहाँ पे क्या क्या टूल्स यूज़ किए जाते हैं? सर्वे यूज़ किया जाता है, क्वेश्चनएयर यूज़ किया जाता है, पॉल्स यूज़ किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, अब एग्जाम्पल दूँ, जैसे अगर आपने आपने 500 बच्चों से पूछा कि रोज़ कितने घंटे वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो ये क्वांटिटेटिव है.
नाउ वी हैव द क्वालिटेटिव रिसर्च, तो यहाँ पे नंबर्स नहीं होते हैं, यहाँ पे मीनिंग्स और एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं. लेट्स सपोज मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि स्टूडेंट सोशल मीडिया यूज करते वक्त कैसा फील करते हैं. सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द फीलिंग्स. ओके, सो यहाँ इमोशन और एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व है. अब इसके क्या क्या टूल्स होते हैं, इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स, ऑब्जर्वेशन, एथनोग्राफी. ओके, सो अब एग्जाम्पल जैसे आप 20 स्टूडेंट्स का अगर डिटेल्ड इंटरव्यू लेते हो तो ये क्या है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च है. ठीक है, नाउ देन यू हैव द मिक्स्ड मेथड. मिक्स्ड मेथड जो आजकल बड़ी पॉपुलर है, हर कोई कर रहा है. ठीक है, सो इसमें आजकल सबसे पॉपुलर है, पहले सर्वे करते हैं फिर इंटरव्यू करते हैं, ये दोनों कंबाइन करके सो इससे फाइंडिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. कम्युनिकेशन रिसर्च प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे. सो कम्युनिकेशन रिसर्च प्रोसेस जो है ये एक रैंडम काम नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है. इसका स्टेप 1 होता है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. ओके, सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो. जैसे लेट्स सपोज मैंने एक प्रॉब्लम ली, सोशल मीडिया एडिक्शन. फिर स्टेप 2 इसका होता है आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखेंगे. आपने पहले देखना है कि पहले क्या रिसर्च हो चुकी है इस टॉपिक पे, रिसर्च रिपीट तो नहीं करनी है. ठीक है, गैप आइडेंटिफाई करना आपने. देन थर्ड पॉइंट इज हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस क्या, प्रेडिक्शन बनाना है. ठीक है, लेट्स सपोज अगर ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ करने वाले स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो कम होगी, तो ये क्या है, ये हाइपोथेसिस है. या आप प्रेडिक्ट कर लेते हो कि आपका कंक्लूजन इस तरह का आएगा. आने को वो दूसरी तरह से भी आ सकता है. ठीक है, बट उस तरह से भी तो आप प्रेडिक्शन दोनों के हिसाब से, जिसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये आप आगे पढ़ेंगे. नाउ वी हैव द स्टेप 4 दैट इज द रिसर्च डिज़ाइन. लाइक कौन सा मेथड यूज़ करेंगे आप, सर्वे यूज़ करोगे, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंटल. ओके, नाउ वी हैव द स्टेप 5 दैट इज डाटा कलेक्शन, जहाँ पे आप एक्चुअली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. देन स्टेप 6 इज डाटा एनालिसिस. डाटा एनालिसिस कैसे करेंगे आप, स्टैटिस्टिक्स यूज़ करेंगे. अगर आपका एक्सपेरिमेंटल है तो आप SPSS यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपको क्वालिटेटिव है तो आप कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं. नाउ वी हैव द 7th स्टेप दैट इज रिपोर्ट राइटिंग, लाइक रिसर्च को पब्लिश करना. सो अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि अगर आप PhD कर रहे हो तो आप डायरेक्टली क्वेश्चनेयर नहीं बना सकते हो, पहले लिटरेचर रिव्यू आपको करना पड़ेगा. रिसर्च प्रोसेस इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप स्टेप बाय स्टेप अपनी चीज़ें कंप्लीट करें. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो हियर वी विल स्टडी अबाउट द रिसर्च डिज़ाइन. बेसिकली रिसर्च डिज़ाइन को किसी भी स्टडी का ब्लूप्रिंट कहते हैं. ठीक है, जैसे घर बनाने से पहले आर्किटेक्ट मैप बनाता है, वैसे रिसर्चर पहले रिसर्च डिज़ाइन बनाता है. ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कौन सी होती है, जब टॉपिक बिल्कुल नया हो. ठीक है, जैसे एग्जांपल दो, AI न्यूज़ एंकर्स के बारे में हो, लाइक इस पे ज़्यादा अभी रिसर्च नहीं हुई है, मतलब कर रहे हैं बट इतनी ज़्यादा नहीं हुई क्योंकि AI अभी 2-3 साल पहले ही आया है. सो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है. देन यू हैव द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. इसमें अगर एग्जांपल दूँ, जैसे कि इंडिया में कितने लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं, यहाँ पर डिस्क्राइब करना है चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को. ओके, देन यू हैव द एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, जिसमें वो ज़्यादा होता है कि क्यों हो रही है पर्टिकुलर चीज़. ठीक है, लाइक स्टूडेंट्स यूट्यूब एजुकेशनल कंटेंट इतना क्यों देख रहे हैं, वो जाके कोचिंग सेंटर्स में कोचिंग क्यों नहीं ले रहे लाइव. ओके, देन वी हैव द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट देखा जाता है. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखा जाता है कि वॉयलेंट कंटेंट देखने के बाद एग्रेशन बढ़ता है या नहीं. ओके, अब जैसे कोई अगर कॉज है, क्या है, वॉयलेंट कंटेंट, तो उसका इफेक्ट क्या है, एग्रेशन बढ़ रहा है या नहीं. ओके, सो कॉज एंड इफेक्ट के बेसिस पे जो स्टडी होती है उसको एक्सपेरिमेंटल स्टडी बोलते हैं. सो ये डिज़ाइंस मोस्टली पूछे जाते हैं नेट के एग्जाम में. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. So what are the core components of research design? Statement of objective problem, hypothesis or research questions, variables, independent, dependent, control. ठीक है, independent, dependent, let's suppose आप कोई theatre play देखने गए. ठीक है, theatre play is the independent variable. ठीक है, आप वो देख रहे हो, you are dependent. क्यों? क्योंकि वो कॉज करेगा, आप पे उसका इफेक्ट होगा. ठीक है, सो इस तरह से वेरिएबल्स जो है वो देखे जाते हैं. नाउ कंट्रोल, जो आप अपने अकॉर्डिंगली देख सको. ठीक है, देन यू हैव द सैम्पलिंग डिज़ाइन. सैम्पलिंग डिज़ाइंस भी बहुत सारे होते हैं. देन यू हैव द डाटा कलेक्शन मैथड एंड इंस्ट्रूमेंट. देन यू हैव द डाटा एनालिसिस प्लान और स्टैटिस्टिकल टेस्ट. ओके, सो ये चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हैं. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे हम. सो पहला होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये कॉज बताता है, जैसे मैंने आपको बताया. ठीक है, लेट्स सपोज आप थिएटर प्ले देखने गए हैं तो वहाँ पे जो थिएटर में प्ले हो रहा है वो क्या है, एक कॉज है. देन यू हैव द डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, उसका क्या इफेक्ट पड़ा ऑडियंस पे. ठीक है, अकेडमिक वो थिएटर उनको थिएटर परफॉर्मेंस कैसी लगी.
देन वी हैव द मॉडरेटिंग वेरिएबल। सो ये जो वेरिएबल है रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग या वीक बनाता है, ठीक है। अब जैसे यंग ऑडियंस पर ज़्यादा इफेक्ट हो गया, ओल्ड ऑडियंस पे कम इफेक्ट हुआ, या कभी कभी क्या होता है ओल्ड पे ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, यंग पे कम इफेक्ट होता है। सो ये मॉडरेटिंग वेरिएबल हो गया। देन यू हैव द इंटरवेनिंग और मीडिएटिंग वेरिएबल, ये बीच का मैकेनिज्म है, लाइक अटेंशन स्पैन जो आप देते हैं। देन यू हैव द कंट्रोल वेरिएबल, यहाँ पे कांस्टेंट रखा जाता है चीज़ को, फिर चाहे वो जेंडर हो, इनकम हो, एजुकेशन। सो ये नेट में पूछे जाते हैं वेरिएबल्स के बारे में ना, क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। नाउ इन दिस स्लाइड विल टॉक अबाउट हाइपोथेसिस, ठीक है। अब हाइपोथेसिस क्या होती हैं? अजम्पशंस, जहाँ इनको हम टेस्टेबल प्रेडिक्शंस भी बोलते हैं। ओके, सो हाइपोथेसिस के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज नल हाइपोथेसिस, सेकंड इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड थर्ड वन इज डायरेक्शनल वर्सेस नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अगर नल हाइपोथेसिस की बात करें तो इसमें हम एज्यूम करते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच कोई रिलेशनशिप या डिफरेंस तो नहीं है। और वहीं जो दूसरी हाइपोथेसिस है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसमें हम देखते हैं कि वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशनशिप है या डिफरेंस है वो कहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पहले में हम देखते हैं डिफरेंस नहीं है, दूसरे में हम देखते हैं कि एग्जिस्ट करता है, ओके, डिफरेंस। देन थर्ड वन इज द डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अब जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है ये सिर्फ रिलेशनशिप नहीं बताता है बल्कि उसकी डायरेक्शन को प्रेडिक्ट भी करता है। जैसे कि हम सोशल मीडिया यूज़ बढ़ेगा तो एंजाइटी भी बढ़ेगी, ठीक है, एक तरह की प्रेडिक्शन है। बट जबकि जो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है ये सिर्फ इतना कहता है कि रिलेशनशिप है, लेकिन पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये मेंशन नहीं करता है, कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं देता है, ठीक है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या एक प्रॉपर डायरेक्शन देता है, जबकि जो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है ये पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी डायरेक्शन नहीं देता है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी हैव द क्लासिकल प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। सो स्टूडेंट्स, अब हम रिसर्च के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ गए, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस के ऊपर। नेट में इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस को क्लासिकल डिज़ाइंस भी कहते हैं। इनमें कंट्रोल बहुत कम होता है, इसीलिए इनकी जो साइंटिफिक वैलिडिटी है वो वीक होती है। नाउ वन शॉट केस स्टडी, ठीक है। यहाँ पे एक्स जो है ये ट्रीटमेंट है, ओ क्या है? ऑब्जर्वेशन है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, आप स्टूडेंट्स को एक डॉक्यूमेंट्री दिखा देते हो, फिर बाद में पूछते हो कि डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी। सो उनकी बस ऑब्जर्वेशन ली गई, पहले उनको मेजरमेंट नहीं ली गई। सो ये कंट्रोल ग्रुप भी नहीं है, इसीलिए ये वीकेस्ट डिजाइन होता है। देन द सेकंड वन इज वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। अब इसमें क्या होता है? इसमें O1 ट्रीटमेंट देन O2, ओके, ऑब्जर्वेशन 1 देन ट्रीटमेंट देन ऑब्जर्वेशन 2। मीन्स कि लेट सपोज अगर आप उनको थिएटर प्ले दिखा रहे हो, उससे पहले भी आप उनका टेस्ट ले रहे हो, मतलब उनसे क्वेश्चनर फिल करवाओगे, उसके बाद भी आप क्वेश्चनर फिल कराओगे, ये प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में चला जाता है। लाइक ट्रीटमेंट से पहले और बाद दोनों मेजरमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पहले हमने सिर्फ बाद वाली मेजरमेंट की बात की है, यहाँ पे हम प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले स्टूडेंट्स को एक नॉलेज टेस्ट लिया जाता है, फिर वर्कशॉप या कुछ थिएटर प्ले दिखाया जाएगा या कुछ भी करवाया जाएगा, जो भी जिस पे भी बेस्ड आपकी स्टडी है वो चीज़ वहाँ करवाई जाएगी, और फिर उनका दोबारा टेस्ट किया जाता है। मीन्स कि पहले भी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करने से पहले भी उनसे क्वेश्चनर फिल करवाया जाता है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी उनसे क्वेश्चनर फिल करवाया जाता है। तो अगर लाइक स्कोर इम्प्रूव हुआ तो लगता है कि वर्कशॉप उनके लिए इफेक्टिव रही है, जो आप चीज़ दिखा रहे थे उनके लिए इफेक्टिव रही है, ठीक है, या किसी और रीज़न की वजह से भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। देन वी हैव द स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। ये एक ग्रुप ट्रीटमेंट लेता है, ठीक है, दूसरा नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि लेकिन ग्रुप्स जो है वो रैंडम नहीं होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दूँ अगर मैं आपको, जैसे कि एक क्लास ने अगर मीडिया लिटरेसी की वर्कशॉप अटेंड की तो दूसरी क्लास ने नहीं की, अब बाद में कंपेयर किया जाएगा तो यहाँ पे क्या वीकनेस आएगी? लाइक ग्रुप पहले से डिफरेंट हो सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं कंट्रोल वेरिएबल का भी एक एग्जाम्पल है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हम पढ़ेंगे ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस के बारे में। सो रिसर्च में सबसे पावरफुल डिज़ाइंस क्या है? ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? आर, दैट इज़ अ रैंडम असाइनमेंट। रैंडमाइजेशन जो है ये ग्रुप्स को इक्वल बनाती है, इसीलिए कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो प्रूव की जाता है। नाउ सबसे पहले हमारा प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और कंट्रोल ग्रुप लिया जाता है। एंड मेरी भी स्टडी इसी के ऊपर बेस्ड है, जो मैंने अपने थीसिस में की थी, PhD में की थी, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया जाता है, कंट्रोल ग्रुप लिया जाता है। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या है? आप पर्टिकुलर चीज़ दिखा रहे हो, ठीक है। लेट्स सपोज मेरा थिएटर पे था, मैंने लोगों को थिएटर प्ले दिखाना था, ऑडियंस को, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में मैं क्या कर रही हूँ? थिएटर प्ले दिखा रही हूँ। कंट्रोल ग्रुप में क्या कर रही हूँ? मैं थिएटर प्ले नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है।
तो अब यहाँ पे क्या हो गया, लेट्स मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लाइक 50 स्टूडेंट्स अगर वर्कशॉप अटेंड करते हैं और 50 स्टूडेंट्स वर्कशॉप अटेंड नहीं करते, तो दोनों का बिफोर और आफ्टर टेस्ट होता है, मीन्स कि प्री प्रो पोस्ट टेस्ट दोनों का होगा, एक में आप एक्सपेरिमेंट करोगे, एक में नहीं करोगे, ठीक है। सो ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन माना जाता है रिसर्च में। देन वी हैव द सोलमन फॉर ग्रुप डिज़ाइन, ठीक है, ये नेट में मोस्टली पूछा जाता है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन है। यहाँ पे 4 ग्रुप्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। इनका पर्पस होता है प्री टेस्ट के इफेक्ट को कंट्रोल करना, एंड यहाँ पे रिसर्चर देखना चाहता है कि लर्निंग ट्रीटमेंट की वजह से हुई है या प्री टेस्ट की वजह से, ठीक है, कि आपने कोई चीज़ दिखाई है उसकी वजह से लोगों के ऊपर कुछ इफेक्ट हुआ है, या पहले जो आपने टेस्ट लिया उसके बेसिस पे कोई इफेक्ट हुआ है, ओके। इसको सोलमन 4 ग्रुप डिज़ाइन बोलते हैं। देन वी हैव द पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप, ओके। सो यहाँ पे पहले मेजरमेंट नहीं ली जाती है, मीन्स कि यहाँ पे पहले टेस्ट नहीं लिया जाता है, सिर्फ ट्रीटमेंट के बाद कंपैरिजन होता है कि रैंडमाइजेशन है तो प्री टेस्ट ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ पोस्ट टेस्ट लिया जाता है, यहाँ पे प्री टेस्ट नहीं लिया जाता है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो हेयर वी विल स्टडी अबाउट द कॉसी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। सो रियल लाइफ में रैंडमाइजेशन हर बार पॉसिबल नहीं होती है, इसीलिए कॉसी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये नॉन इक्विवेलेंट पहला है नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, ठीक है। अब जैसे लेट्स सपोज 2 स्कूल्स को कंपेयर करें, तो एक स्कूल में मीडिया कैंपेन चली, दूसरे में नहीं चली, तो स्टूडेंट्स रैंडमली असाइन नहीं किए गए, तभी नहीं चली, ओके। देन यू हैव द टाइम सीरीज डिज़ाइन। लेट्स सपोज एक ही ग्रुप को बार बार मेजर करते हैं, ठीक है, उनका ही प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट या पोस्ट टेस्ट करवाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लाइक TRP लॉन्च से पहले 6 मंथ्स, TRP लॉन्च के बाद, मतलब TRP लॉन्च से 6 महीने पहले क्या प्री टेस्ट में आया, देन TRP लॉन्च के बाद 6 महीने के बाद क्या पोस्ट टेस्ट में आया, तो ये ट्रेंड को बेसिकली कंपेयर करता है, ओके। देन यू हैव द काउंटर बैलेंस डिज़ाइन। यहाँ पे सब ग्रुप्स को हर ट्रीटमेंट यहाँ पे सब ग्रुप्स जो हैं वो हर ट्रीटमेंट लेते हैं, बस ऑर्डर अलग होता है, इसका मेन पर्पस होता है ऑर्डर इफेक्ट को रिमूव करना। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो here we will talk about the different types of research। पहली है आपकी बेसिक रिसर्च, ये बेसिकली नॉलेज के लिए होती है, इमीडिएट एप्लीकेशन नहीं है ये। अब जैसे एजेंडा सेटिंग थ्योरी को डेवलप करना, ये इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड वन, अप्लाइड रिसर्च। ये रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, जैसे कि न्यूज़पेपर रीडरशिप बढ़ाना या कोई भी चीज़, ठीक है, उस पर ये आप कर सकते हो। देन यू हैव द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये बताती है कि क्या हो रहा है, लेट्स सपोज ऑडियंस की हैबिट्स क्या हैं, उन्होंने क्या सीखा। देन यू हैव द एनालिटिकल रिसर्च, लाइक क्यों हो रहा, लाइक टीवी की व्यूअरशिप क्यों गिर गई है। देन यू हैव द हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च जो है ये बताती है पास्ट को स्टडी करना, इंडियन सिनेमा का एवोल्यूशन, जैसे ये कोई भी हिस्ट्री का कोई टॉपिक हो पुराना। देन यू हैव द केस स्टडी, यहाँ पे एक केस स्टडी को डिटेल में स्टडी किया जाता है। देन यू हैव द लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, ये लॉन्ग पीरियड तक सेम ऑडियंस को स्टडी करता है, ओके। सो ये अलग अलग केस ये अलग अलग टाइप्स है रिसर्च की। नाउ वी विल स्टडी द रिसर्च अक्रॉस मीडिया डोमेन्स। जर्नलिज्म में कैसे रिसर्च की जाती है, यहाँ के रिसर्च टॉपिक्स हम ले सकते हैं, जैसे कि न्यूज़ फ्रेमिंग के ऊपर, गेट कीपिंग के ऊपर, एजेंडा सेटिंग के ऊपर, बायस स्टडीज़ के ऊपर, क्रेडिबिलिटी स्टडीज़ के ऊपर, या जैसे एग्जांपल में दूँ आपको, जैसे क्या टीवी चैनल इलेक्शन को डिफरेंट तरीके से फ्रेम करते हैं या नहीं, इस तरह के टॉपिक्स जो है वो जर्नलिज्म के लिए जा सकते हैं। और कंटेंट एनालिसिस किया जाता है न्यूज़ कवरेज का, फ्रेमिंग का, ठीक है, रीडरशिप वैल्यू, व्यूअरशिप वैल्यू देखी जा सकती है, ठीक है, अलग अलग चीज़ों पे स्टडी की जाती है जर्नलिज्म से रिलेटेड। देन यू हैव द पब्लिक रिलेशन रिसर्च, यहाँ पे पब्लिक परसेप्शन को मेजर किया जा सकता है, कैंपेन इफेक्टिवनेस इवैल्यूएट की जा सकती है, ठीक है। तो जर्नलिज्म के कोई भी जैसे स्वच्छ भारत कैंपेन हो या कोई भी कैंपेन हो, वो कितना सक्सेसफुल रहा कितना नहीं, ये PR के थ्रू देखा जा सकता है। लाइक मीडिया कंटेंट किस तरह से मीडिया कंटेंट के थ्रू किस तरह से PR करते हैं, कवरेज एनालिसिस के बारे में कर सकते हैं। सो देन नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग रिसर्च, यहाँ पे ब्रांड के बारे में स्टडी की जा सकती है, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में स्टडी की जा सकती है, ठीक है। सो अलग अलग चीज़ों के बारे में और ऑडियंस सेगमेंटेशन के बारे में। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग टॉपिक्स लिखे हैं, फिर चाहे जर्नलिज्म, PR, एडवर्टाइजिंग, किन किन टॉपिक्स पे हम रिसर्च कर सकते हैं। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
वहीं अगर सिनेमा, एनिमेशन एंड टेलीविज़न रिसर्च की बात की, अब सिनेमा में आप बॉक्स ऑफिस के ऊपर काम कर सकते हैं, ऑडियंस रिसेप्शन स्टडीज़ के ऊपर, फिल्म कंटेंट के ऊपर, पर्टिकुलर फिल्म स्टार के ऊपर काम कर सकते हैं। एनिमेशन ग्राफिक्स में आप विजुअल लिटरेसी के ऊपर, कॉम्प्रिहेंशन स्टडी के ऊपर, यूआई यूएक्स के ऊपर काम कर सकते हैं, क्या रिस्पॉन्स है चिल्ड्रन का, इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं। दैन टेलीविज़न में टीआरपी रेटिंग के ऊपर, ओटीटी के ऊपर, ठीक है। देन यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन सर्विस कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग स्टीरियोटाइप्स पे जो मूवी बनती है उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सो इन सब चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं। देन वी हैव इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। इंटरनेट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न एरा। यहाँ पे आप सोशल मीडिया एनालिटिक्स कर सकते हैं, इंगेजमेंट मैट्रिक्स को पढ़ सकते हैं, सेंटीमेंट एनालिसिस कर सकते हैं, डिजिटल एथनोग्राफी कर सकते हैं, ओके। अलग किसी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पकड़ के उसकी स्टडी कर सकते हैं। देन यू हैव द मैगजीन रिसर्च। मैगजीन में आप रीडरशिप, कंटेंट एनालिसिस, एडवर्टाइजमेंट स्टडीज़ इन पे काम कर सकते हैं। देन यू हैव द चिल्ड्रंस मीडिया। यहाँ पे आप कार्टून्स का इम्पैक्ट, पेरेंटल मीडिएशन, मीडिया लिटरेसी के बारे में इन पे स्टडी कर सकते हैं। देन वी हैव द कम्युनिकेशन रिसर्च इन इंडिया। यहाँ से मोस्टली चीज़ें आती हैं। देन हियर विल स्टडी अबाउट द साइट एक्सपेरिमेंट, जिसका फुल फॉर्म है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन, जिसका फुल फॉर्म है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। इट वॉज डन इन 1975 to 76। इसरो का ये प्रोजेक्ट था। इसका मेन पर्पस था विलेज ऑडियंस को एजुकेशनल टेलीविजन प्रोवाइड करना। देन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ICSSR, देन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU। की रिसर्च एरियाज हो गए आपके से डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन इम्पैक्ट, इलेक्शन एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्टडीज़, वर्नैकुलर मीडिया, ऑडियंस रिसर्च, डिजिटल डिवाइड स्टडीज़, ओके। Communication research in India matters because it builds India specific theory rather than the importing western models wholesale. Public policy को guide करता है. It documents the world's most linguistically diverse media market and also bodies like NCERT, IAMC, ICSSR, okay, that shape applied research agenda. Now we'll move to the next slide. Here we will study about the measurement and data collection. Now what are the levels of measurement? पहला आता है, ये भी क्वेश्चंस इसमें से आते हैं नेट में। सो नॉमिनल हो गया, कैटेगरीज विद नो ऑर्डर और न्यूमेरिकल वैल्यूज, जैसे कि आपके जेंडर हो गया, रिलीजन हो गया, लैंग्वेज हो गया, जिनमें रैंकिंग नहीं होती है। देन यू हैव द ऑर्डिनल कैटेगरीज रैंक इन ऑर्डर अनइक्वल इंटरवल्स, जैसे कि पोअर, एवरेज, एक्सीलेंस, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल नहीं होता है। देन यू हैव द इंटरवल, जहाँ पे इक्वल डिस्टेंस होता है, ऑर्डर होता है, ठीक है, नो ट्रू जीरो इज देयर। एग्जाम्पल जैसे आपका टेम्परेचर, एटीट्यूड स्केल। देन यू हैव द रेशो, रेशो इज द ट्रू जीरो, जहाँ पे आपकी एज आ जाती है, इनकम आ जाती है, टीवी वॉचिंग टाइम आ गया। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो हेयर वी विल स्टडी अबाउट द सैम्पलिंग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गया कि सबको इक्वल चांस देना, ठीक है। इसकी अलग अलग टाइप्स होती हैं, जैसे कि सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर एंड मल्टी स्टेज। अब सिंपल रैंडम कौन सी होगी? जहाँ पे हर एक यूनिट का इक्वल सिलेक्शन का चांस है। सिस्टमैटिक हो गया एवरी nth यूनिट फ्रॉम अ लिस्ट। देन स्ट्रैटिफाई हो गया, पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है स्ट्रैटा में एंड इट इज सैम्पल्ड विद इन ईच। Then cluster is a natural occurring group sampled, then units within. Then multi-stage is the combination of above in the stages. अब स्ट्रैटिफाइड का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे मेल और फीमेल ग्रुप्स बनाए गए तो हर ग्रुप से सैंपल लिया जाएगा। नाउ विद द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रैंडमाइजेशन नहीं होती है। इसकी टाइप्स क्या है? कन्वीनियंस, कन्वीनियंस हो गया ईजीएस्ट टू रीच यूनिट्स, ठीक है, जो आप कहीं से भी अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हो, किसी को भी पूछ सकते हो। देन यू हैव द पर्पसिव और जजमेंटल, दैट इज रिसर्चर सेलेक्ट बेस्ड ऑन एक्सपर्टाइज। देन यू हैव अ कोटा, यहाँ पे फिक्स कोटा होते हैं पर कैटेगरी, नॉन रैंडम विद इन। Then you have the snowball, existing subjects recruit further subjects. Then you have the volunteer, like self-selected, जहाँ पे respondents opt in किए जाते हैं। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग के बारे में पूछा गया है नेट में, जैसे यहाँ पे हिडन पॉपुलेशंस के लिए, लेट्स सपोज एग्जांपल दूँ मैं ड्रग यूजर्स का आपको, यहाँ पे एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को सजेस्ट करता है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट इज़ योर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। अब जब भी हम रिसर्च करते हैं, हम वैलिडिटी टेस्ट करते हैं, रिलायबिलिटी टेस्ट करते हैं। वैलिडिटी में देखा जाता है कि क्या टूल वही मेजर कर रहा है जो मेजर करना चाहिए, मींस टूल क्या आपका क्वेश्चन है, ठीक है, वही चीज़ें मेजर कर रहा है जो उसको करनी चाहिए या नहीं, ठीक है। देन वी हैव द फेस वैलिडिटी, जो सिर्फ फेस पर सही लगता है हमें। देन यू हैव द कंटेंट वैलिडिटी, जो पूरे कंसेप्ट को कवर करता है।
देन यू हैव अ क्राइटेरियन वैलिडिटी जो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर किया जाता है जहाँ पे. देन यू हैव द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो थेरी को एक्यूरेटली मेजर करता है. ओके. नाउ सेकेंड इज द रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी हो गया कंसिस्टेंसी, लाइक सेम रिजल्ट्स बार बार मिल रहे हैं जैसे. तो इसमें आपका आता है टेस्ट रीटेस्ट, लाइक सेम टेस्ट जो है वो रिपीट हो रहा है. देन यू हैव द इंटरआटर. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट कोडर्स सेम रिजल्ट देते हैं. देन यू हैव द इंटरनल कंसिस्टेंसी क्रॉनबैक अल्फा. ये क्रॉनबैक अल्फा जो है ये नेट में डायरेक्टली पूछा जाता है, एंड मैंने भी अपनी स्टडी में क्रॉनबैक अल्फा टेस्ट लगाया था रिलायबिलिटी के लिए. ओके. देन आपके पैरेलल फॉर्म्स होते हैं जो 2 इक्विवेलेंट वर्जन्स होते हैं टेस्ट के कोरिलेट करते. देन यू हैव द इंटरनल कंसिस्टेंसी जहाँ पे आइटम्स विद इन अ स्केल जो है वो कोरिलेट करती हैं, जैसे कि आपका क्रॉनबैक अल्फा टेस्ट. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल स्टडी अबाउट दी स्केलिंग टेक्निक. सबसे पहले आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्केल, दैट इज द लाइकट स्केल, जो मोस्टली फॉलो किया जाता है स्टडीज़ में. ठीक है, इसमें क्या होता है, देर इज अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट रिस्पॉन्डेंट्स रेट एग्रीमेंट, लाइक फ्रॉम स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री. ठीक है, मोस्ट यूज स्केल है ये. देन यू हैव द सिमेंटिक डिफरेंशियल, दैट इज द गुड, बैड और स्ट्रॉन्ग, वीक. ठीक है, ये ऑप्शंस दिए जाते हैं इस स्केल में. देन यू हैव द थर्स्टोन स्केल. यहाँ पे जजेस पहले स्टेटमेंट को स्कोर करते हैं. एंड देन यू हैव द गटमैन स्केल. ठीक है, ये कमल्टेटिव स्केल है. देन अगर डिफिकल्ट आइटम एग्री किया तो ईजियर भी एग्री होगा. देन यू हैव गॉर्डस सोशल डिस्टेंस स्केल. यहाँ पे सोशल एक्सेप्टेंस जो है वो मेजर की जाती है. देन यू हैव द रेटिंग स्केल जो कि न्यूमेरिक होता है, लाइक यू कैन रेट इट फ्रॉम 1 to 5. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Here we will talk about the data collection method. जैसे इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यूज आपको पता है फेस टू फेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं. ठीक है. देन यू हैव द सर्वेज, क्वेश्चनियर्स जो होते हैं. देन यू हैव द केस स्टडीज़. ठीक है, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं जिसमें. देन यू हैव द स्केड्यूल्स. यहाँ पे रिसर्चर फिल करता है फॉर्म बाय आस्किंग, ऑब्जर्विंग द रिस्पॉन्डेंट. देन यू हैव डायरीज. डायरीज में जो रिस्पॉन्डेंट है वो खुद सब एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करता है. देन यू हैव द एथनोग्राफी. यहाँ कम्युनिटी को साथ रहकर स्टडी कर किया जाता है. देन यू हैव द ऑब्स्ट्रूसिव टेक्निक्स वेयर सब्जेक्ट्स नो दे आर बीइंग स्टडीड. ओके, जैसे कि सर्वेस में. देन यू हैव द नॉन ऑब्स्ट्रूसिव टेक्निक्स. ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स होते हैं अनअवेयर दैट दे आर स्टडीड. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Here we will study about some internet based methods and media specific methods. Now internet based tools कौन से हैं, जैसे कि आपके ऑनलाइन सर्विस हो गए बाय गूगल फॉर्म्स, सर्वे मॉन्की या कॉल ट्रिक्स जो है, इनसे आप सर्वे करा सकते हैं. देन यू हैव द सोशल मीडिया एनालिटिक्स, जैसे कि आपके लाइक्स, शेयर, कमेंट, रीच. देन यू हैव द एग्जिट पॉल, यहाँ पे वोटिंग के तुरंत बाद सर्वे करा सकते हो आप. देन यू हैव द ओपिनियन पॉल, लाइक इलेक्शन से पहले यू कैन कंडक्ट द ओपिनियन पॉल. देन यू हैव द TRP रिसर्च, यहाँ पर टीवी ऑडियंस मेजरमेंट कर सकते हैं, लाइक इंडिया में BARC यूज़ करते हैं. सो इंटरनेट बेस्ड टूल्स कौन से हैं, जैसे ऑनलाइन सर्विस के लिए वी हैव गूगल फॉर्म, कॉल ट्रिक्स एंड सर्वे मॉन्की. वेब सोशल एनालिटिक्स के लिए एंगेजमेंट, ट्रैफिक, नेटवर्क डाटा. एंड देन यू हैव द ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स एंड इंटरव्यूज. वी हैव वीडियो कॉन्फ्रेंसेज. यू हैव डिजिटल एथनोग्राफी ऑफ ऑनलाइन कम्युनिटीज. Then you have the web content and sentimental analysis of posts and comments. Then the next one is media specific methods. अब इसमें आपके जैसे एग्जिट पोल जो वोटर सर्विस इमीडिएटली कर सकते हैं आफ्टर कास्टिंग वोट्स. देन यू हैव द ओपिनियन पोल जहाँ पे आप पब्लिक एटीट्यूड मेजर कर सकते हैं ऑन इशूज़ एंड ऑन इशूज़ या कैंडिडेट्स का आप मेजर कर सकते हैं एटीट्यूड. देन यू हैव द टेलीफोन एंड SMS सर्विस जो कि क्विक है, लो कॉस्ट डाटा कलेक्शन है. देन यू हैव द TV वोटिंग जिसमें आप SMS ऐप वोटिंग कर सकते हैं रियलिटी शोज़ के लिए. ठीक है, फॉर जर्नल एंटरटेनमेंट कंटेंट. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ द डाटा एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिक्स. तो हेयर वी विल स्टडी अबाउट द रॉ डाटा टू इंटरप्रिटेशन, कैसे एक रॉ डाटा को इंटरप्रिटेट किया जाता है. सो एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है. इसके स्टेप्स पहले क्या हैं, एडिटिंग, देन द कोडिंग, then the tabulation, then statistical testing, then interpretation, then application. ठीक है, आपने जो भी डाटा कलेक्ट किया है स्टैटिस्टिकल फॉर्म में है या वो टेबल की फॉर्म में है, टैबुलर फॉर्म में है, उसको आप प्रॉपरली लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, उसमें अपनी थेरीज वगैरह अप्लाई करेंगे रिसर्च में. ठीक है, तो ये सब चीज़ें की जाती हैं. यहाँ पे हम डाटा एनालिसिस में जो टेस्ट यूज़ किए जाते हैं मोस्टली एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में वो पढ़ेंगे. सबसे पहले हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट. ठीक है, पैरामीट्रिक टेस्ट जो हैं ये तब यूज़ होते हैं जब डाटा जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है और इंटरवल या रेशो स्केल पर
होता है। ओके, सो सबसे पहले इसमें आता है टी टेस्ट, जो कि दो ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करना होता है। ठीक है, किसके लिए यूज़ किया जाता है ये? दो ग्रुप के मीन्स को कंपेयर करने के लिए। फिर वी हैव द अनोवा टेस्ट, लाइक यहाँ पे क्या होता है कि 3 या उससे ज़्यादा ग्रुप्स का मीन जो है वो कंपेयर किया जाता है। देन वी हैव द पियर्सन्स कोरिलेशन, ये यूज़ किया जाता है दो कंटिन्यूस वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए। देन वी हैव द रिग्रेशन एनालिसिस, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनको प्रेडिक्ट करता है। नेक्स्ट वी हैव द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ये टेस्ट जो है ये तब यूज़ होते हैं जब डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करता है या नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल पर होता है। ओके, सो जैसे कि आपका काई स्क्वायर टेस्ट, यहाँ पे जो वेरिएबल्स का एसोसिएशन है वो टेस्ट किया जाता है काई स्क्वायर टेस्ट में। ठीक है, जो हमारे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं ना, उनका एसोसिएशन इसमें टेस्ट किया जाता है। देन वी हैव द मैन विटनी ट्यू टेस्ट, सो ये दो इंडिपेंडेंट ऑर्डिनल ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। देन वी हैव द विल्कॉक्सन साइन रैंक, ये दो रिलेटेड सैम्पल्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन वी हैव द स्पेयरमैन्स रो, ये ऑर्डिनल डाटा के कोरिलेशन को मेजर करता है ये टेस्ट। ओके, सो आपको ये याद रखने है कि पैरामीट्रिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं, क्योंकि आपको यूजीसी नेट एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा। बाकी जो ये अंदर की बात है सॉफ्टवेयर्स में कैसे ये टेस्ट किए जाते हैं, ये वंस यू आर एनरोल्ड इन योर पीएचडी एंड योर सब्जेक्ट फॉलोज द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, यू विल ऑटोमेटिकली लर्न अबाउट इट। नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, यूनिवर्ते, बायवर्ते एंड मल्टीवर्ते एनालिसिस। ओके, सो यूनिवर्ते क्या है? ये वन वेरिएबल है, जैसे आपकी एज ले ली हमने। देन बायवर्ते हो गया जहाँ पे 2 वेरिएबल्स लिए जाते हैं, लाइक एज एंड लेट्स सपोज एज एंड मीडिया यूज। देन मल्टीवर्ते जहाँ पे आप ज़्यादा वेरिएबल्स ले लेते हैं, जैसे कि एज भी, जेंडर भी, एजुकेशन भी, मीडिया यूज भी, सो इसमें मल्टी वेरिएबल है ये। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में। लाइक रिसर्च में सिर्फ रिजल्ट देखना इनफ नहीं है, हमें ये भी पता लगाना होता है कि रिजल्ट चांस की वजह से आया है या एक्चुअल इफेक्ट हुआ है एक्चुअली। सो इसी के लिए जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है ये यूज़ होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पी वैल्यू, और अगर पी वैल्यू जो है ये 0.05 से कम हो तो रिजल्ट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट माना जाता है और हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। एंड वहीं अगर सिग्निफिकेंस लेवल या अल्फ़ा वो लिमिट होती है जो रिसर्चर पहले से ही डिसाइड करता है, यूजुअली 0.05 या 0.01। अब टाइप 1 एरर क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम गलती से लाइक जो ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं। देन टाइप 2 एरर हो गया, इसका मतलब है कि फॉल्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते हैं, इससे फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। ओके, सो ये चीज़ें आपको माइनर याद रखनी है, स्पेशली सिग्निफिकेंस लेवल की वैल्यूज़। ठीक है, अगर 0.05 से ज़्यादा है तो कौन सी हाइपोथेसिस है, और कम है तो कौन सी हाइपोथेसिस है। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हेयर वी विल स्टडी अबाउट द कंप्यूटर मीडिएटेड रिसर्च। ठीक है, सो मॉडर्न कम्युनिकेशन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं रिसर्च में फॉर द एक्सपेरिमेंटल स्टडी, जो भी आपको टेस्ट करने होते हैं उनके लिए। स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में यूज़ किया जाता है SPSS, SAS, स्टाटा। ठीक है, क्वालिटेटिव सॉफ्टवेयर में यूज़ किया जाता है आपका NVivo, Atlas TI। ठीक है, देन बिग डाटा एंड एनालिटिक्स में आपका यूज़ किया जाता है सोशल मीडिया एनालिटिक्स, वेब स्क्रैपिंग, देन सेंटिमेंटल टेक्स्ट माइनिंग। देन कंटेंट एनालिसिस सॉफ्टवेयर में आपका, देन सर्वे एंड डाटा टूल्स में आपको यूज़ किया जाता है ऑनलाइन सर्वे प्लेटफॉर्म्स, या जो आप क्वेश्चनेयर्स वगैरह बनाते हैं ये सब यूज़ किए जाते हैं। ओके, और कंटेंट एनालिसिस सॉफ्टवेयर का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, NVivo, Atlas फॉर क्वालिटेटिव एंड टेक्सचुअल कोडिंग। नाउ विल मूव टू दी टॉपिक एथिक्स एंड रिपोर्ट राइटिंग। ओके, द फाइनल टॉपिक। सो व्हाट आर द एथिक्स इन रिसर्च? ठीक है, सबसे पहले तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए, लाइक पार्टिसिपेंट को सब पता होना चाहिए कि आप रिसर्च कर रहे हो, किस टॉपिक पे कर रहे हो, आपको उनका इंटरव्यू चाहिए, आपको उनसे डाटा फिल करवाना है। ठीक है, देन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। ठीक है, आप जैसे अगर किसी से कुछ फिल करवा रहे हैं पार्टिसिपेंट से, तो आप उनका जो पर्सनल बायोडाटा है वो प्रोटेक्ट करके रखेंगे। देन नो हार्म, लाइक फिजिकल या साइकोलॉजिकल कोई हार्म नहीं पहुंच रही है पार्टिसिपेंट को। देन वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, की वो अपनी मर्जी से पार्टिसिपेशन करे, लाइक यू शुड बी ऑनेस्ट इन रिपोर्टिंग एंड यू शुड अवॉइड द डिसेप्शन। दीज आर द एथिक्स ऑफ रिसर्च। नाउ
स्ट्रक्चर, वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च. सो जैसे कि मैंने आप बताया, आप अगर रिसर्च रिपोर्ट, लेट्स सपोज थीसिस लिख रहे हो, या आप डिसर्टेशन लिख रहे हो, रिसर्च पेपर लिख रहे हो, आप एक रिसर्च रिपोर्ट बना रहे हो, तो आपको किस तरह से लिखोगे? सबसे पहले आप एक टाइटल पेज बनाओगे, आप एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे. सेकेंडली यू विल राइट द इंट्रोडक्शन, जिसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे. थर्ड यू विल राइट द रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है, जहाँ पे आपने जो भी लिटरेचर पढ़ा है उसके बारे में लिखेंगे. फोर्थ इज़ द मैथडोलॉजी, जहाँ पे आप डिज़ाइनिंग के बारे, रिसर्च डिज़ाइन के बारे में लिखोगे, सैम्पल के बारे में, टूल्स के बारे में. फिफ्थ इज़ द रिजल्ट, फाइंडिंग्स क्या आई हैं आपकी. सिक्स इज़ द डिस्कशन एंड इंटरप्रिटेशन, क्या है, ठीक है, फाइंडिंग्स का. सेवंथ इज कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, क्या है. एंड एट्थ यू विल राइट द रेफरेंसेज एंड अपेंडेंसेस और द बिब्लियोग्राफी. ओके. और नाउ हियर वी विल टॉक अबाउट द प्लेगरिज्म. प्लेगरिज्म क्या होता है? सो प्लेगरिज्म का मतलब है कि किसी और के वर्ड्स, आइडियाज़ या रिसर्च को बिना प्रॉपर क्रेडिट दिए अपना बताना. ओके. सो इसमें डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना, किसी के आइडिया को पैराफ्रेज करके भी सोर्स ना देना, अपना पूरा वर्क दोबारा सबमिट करना, ये सेल्फ प्लेगरिज्म जिसको हम बोलते हैं. और डाटा फैब्रिकेट या फॉल्सली करना भी रिसर्च मिसकंडक्ट माना जाता है. ओके. सो इससे बचने के लिए हम जो है साइटेशंस यूज़ करते हैं. वी यूज़ साइटेशंस इन APA एंड MLA. APA जो है मोस्टली सोशल साइंसेज में यूज़ किया जाता है, एंड MLA स्टाइल मोस्टली लिटरेचर में यूज़ किया जाता है. सो डायरेक्ट कोट्स के लिए भी कोटेशंस लगाई जाती हैं, अपने वर्ड्स को पैराफ्रेज करते हैं वहाँ पे, या सोर्सेज को साइट ज़रूर करना होता है. सो फाइनल सबमिशन आप थीसिस की जब भी करते हैं उससे पहले आपको प्लेगरिज्म चेक करना चाहिए. कुछ एक दो सॉफ्टवेयर से टर्निटिंग वगैरह जिन पे आप प्लैग जो है वो चेक कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर 10. ये आपका फाइनल चैप्टर था. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है मैं आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स रिसर्च की बता सकूं, मोस्टली एक्सपेरिमेंटल की भी बता सकूं. सो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए, एंड डू शेयर माई वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू. हैव अ गुड डे. बाय.